तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टडी किया था घर पे? आप लोगों ने घर पे स्टडी किया था? अब ओके? यस मैम। आप लोगों ने घर पे स्टडी किया था कल जो भी पढ़ाया था मैंने सेक्शन 139? यस मैम। अच्छा, सबसे पहले सेक्शन 139 किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। ओके, नाउ ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ओनली कंपनीज के ऊपर, बिकॉज ये सारा जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। नाउ अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और उसे अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है तो किसके पास में राइट है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। कितने टाइम पीरियड के अंदर वो अपॉइंट कर देंगे? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, है ना, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल होते हैं अपॉइंट करने में देन शेयर होल्डर करते 90 डेज में पीजीएम में, पीजीएम के अंदर विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। विदिन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इसका अगर हम इस तरीके से निकालें मीनिंग तो आ जाता है विदिन 60 डेज, है ना, फ्रॉम द डेट एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। ओके, अच्छा, इस फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ओके, नाउ अगर सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है तो राइट किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर्स कहाँ अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को? एजीएम में बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर 4 बिजनेस पढ़े हैं आप लोगों ने एजीएम के। जो 4 बिजनेस पढ़े हैं ना, ऑडिटर अपॉइंट करना, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी चीजें, एनुअल रिपोर्ट, ये सब ऑर्डिनरी बातें हैं जो हर साल होगी ही होगी, इसलिए इनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपका। ऑडिटर हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अपॉइंट होता है। ओके, देन टेन्योर कितना रहेगा ऑडिटर का? 5 years। 5 years if इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल सीए को अपॉइंट करते हैं हम, और 10 years if फर्म सीए, है ना, सीए फर्म को अपॉइंट करते हैं, सीए की पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट करते हैं। ओके, नाउ आपको कब उसे रिटायर करना कंपलसरी हो जाएगा? जब उसने 5 साल और 10 साल के लिए कंटिन्यूअसली काम कर लिया है ना, 5 years और 10 years जो भी सिचुएशन है आपका, उसके लिए कंटिन्यूअसली काम कर लिया ऑडिटर ने, तो आपको उन्हें रिटायर करना पड़ेगा। नाउ कूलिंग पीरियड कितना है दोनों ही केसेस में? 5 years का अपना कूलिंग पीरियड है। तो ये सारे प्रोविजंस थे अपने कल के जो अपन ने पढ़े, रिलेटेड टू कौन सी कंपनी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी, है ना। अब मैं आपको सबसेक्शन बता रही हूँ यहाँ पे। वैसे सबसेक्शन लर्न नहीं करने हैं हमको, बट स्टिल एक बार के लिए हम लोग। यस मैम, यहाँ पे कंटिन्यूअस पीरियड से मतलब? कंटिन्यूअस पीरियड से मतलब 5 साल कंटिन्यूअसली आपने काम कर लिया तो ही आपको 5 साल का ब्रेक मिलेगा। जैसे मैंने कल आपको समझाया था, जस्ट इमेजिन आप 1920 के लिए अपॉइंट हुए हैं, 1920 से 5 सालों के लिए, तो 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, इन 5 सालों के लिए लगातार अगर आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हो
तो उसके बाद में आपको 5 साल का गैप लेना ही पड़ेगा। बट अगर ऐसा हुआ कि आपने 19, 20, 20, 21, 21, 22 3 साल के लिए ऑडिट किया, अब आपने किसी भी रीजन से वहां पे ऑडिट छोड़ दिया, ठीक है, किसी भी रीजन से 1 साल के लिए आपने ऑडिट छोड़ दिया, नाउ आप वापस से, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो 5 साल अब चले जाओ घर पे, नहीं, किसी रीजन से छोड़ दिया, 1 साल के लिए और कंपनी ने किसी और को अपॉइंट कर दिया, तो आप वापस से अपॉइंट हो सकते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, ठीक है। आपको कूलिंग पीरियड कब मिलेगा? जब आपने 5 साल लगातार वहां पे ऑडिट कर ली है तो। क्लियर, समझ Yes, में ma'am. आया? ठीक है। यस मैम। अच्छा चलो, अब हम सबसेक्शंस देखेंगे इनके, कि इनके क्या क्या सबसेक्शंस है। तो मैं पहले आपको क्या बता रही हूँ, मैं पहले ये दोनों सेक्शंस आपको एमसीए की साइट से रीड करवा रही हूँ, ठीक है। जो आपको नोट्स में लैंग्वेज मिलेगी, नोट्स के अंदर जो मैंने जिस तरीके से कल समझाया प्लस जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, दोनों को मिलाकर के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो कल हमने पढ़ा उसको मैं आपको लैंग्वेज के साथ में पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट से पढ़ा है ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ये आपकी एमसीए की साइट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बोलते हैं। कंपनी से रिलेटेड जितनी भी फाइलिंग्स होती है, जो आपने चार्ज के सेक्शन पढ़े, सीएचजी है ना, और जो आपने अभी अपन पढ़ेंगे कुछ फॉर्म्स, एडीटी और सीआरए, सारी चीजें पढ़ेंगे, वो सारे जो भी फाइलिंग्स होती है कंपनी से रिलेटेड, वो इस साइट के ऊपर होती है, mca.gov.in। ये तो क्या है, साइट का नाम ईबुक mca.gov.in। इसके अंदर एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज रूल्स है, डेट्स है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स है। जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड रूल्स और एक्ट है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। जो फाइलिंग्स होती है वो ओनली mca.gov.in करके वेबसाइट है, उसके ऊपर होती है ना। हमारे पास में जो भी आप चीजें पढ़ते हो ना, अपने सेक्शंस पढ़े हैं लॉ के अंदर, वो सारे सेक्शंस आपने ये सारे पढ़े होंगे, है ना, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट। तो आप रियल एक्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रियल बेयर एक्ट में लैंग्वेज क्या आ रही है, क्योंकि हम जो आपको लैंग्वेज पढ़ाते हैं वो थोड़ा इजी करके पढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे आपका एक्चुअल लैंग्वेज रहता है जो बेयर एक्ट बना हुआ है, जो रियल में पब्लिश हुआ है, ठीक है। अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, है ना। आप सब लोगों को पता होगा लॉ चैप्टर्स के अंदर डिवाइड होता है, अलग अलग चैप्टर के अंदर। तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 10, लॉ का चैप्टर नंबर 10, है ना। और जिसके अंदर सेक्शन आते हैं 139 to 148। ये पूरा चैप्टर हमारे कोर्स के अंदर है, ठीक है। इसके ऊपर वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके लॉ के अंदर आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और जो नीचे वाले चैप्टर्स है वो भी आप लॉ के अंदर फाइनल में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now this is section 139, चैप्टर 10 का सेक्शन 139। हमने जो चीज पढ़ी है ना, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो सबसीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका सबसेक्शन है 1। उसका सबसेक्शन कौन सा है? 1। लर्न करने का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बट बाय चांस ये चीज आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है कि नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कौन सा सबसेक्शन है और गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कौन सा सबसेक्शन है, ठीक है। तो केवल यहाँ पे आपको सबसेक्शन थोड़ा सा लर्न करने का नीड रहेगा, बाकी सारी जगह पे लर्न करने का नीड नहीं रहेगा। किसी एक दो जगह पे और स्पेसिफिक रहेगा तब मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एवरी कंपनी शैल, वर्ड क्या है? एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को एट फर्स्ट एजीएम, अपनी फर्स्ट एजीएम के अंदर
अपॉइंट एन इंडिविजुअल, वो किसी इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकती है और किसी फर्म को भी अपॉइंट कर सकती है। एज एन ऑडिटर हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, यानी कि फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन में उसको हमने अपॉइंट किया, वो उस समय से उसका टेन्योर स्टार्ट हो जाता है और टेन्योर रहेगा कब तक उसका, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, 6th AGM तक वो हमारे यहाँ पे रह सकता है। तो मैंने इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। फर्स्ट ऑडिटर पहले आपको समझाया कि वो जब भी अपॉइंट होएगा फर्स्ट AGM तक उसका टेन्योर रहेगा। फर्स्ट AGM में सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट रहेगा, 5 साल के लिए उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है, तो एक में 5 प्लस करोगे तो 6th AGM आएगी, तो 6th AGM तक उसका टेन्योर रहेगा। Thereafter till the conclusion of every 6th meeting, है ना, 6th मीटिंग से हट गया ये, और उसके बाद में हर जो अब नेक्स्ट 5 साल ऐड करने पे जो मीटिंग आएगा आपका, उस मीटिंग तक उसका क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था 6th AGM में आएगा तो 6 + 5 देन उसका टाइम 11 कितना हो जाएगा, 11th AGM तक। ठीक है, इसी सेक्शन के अंदर आपको मैनर गिवन है कि ऑडिटर को अपॉइंट करना कैसे है। ये मैनर अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ाया कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, एजीएम में होगा, एजीएम में हो रहा है तो कौन कर रहे हैं, मेंबर्स कर रहे हैं। मेंबर्स हमेशा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से करेंगे। टाइम पीरियड 5 साल का रहेगा, इंडिविजुअल है तो, फर्म है तो 10 साल का रहेगा। ठीक है, नाउ किस मैनर के अंदर अपॉइंटमेंट होता है, वो मैनर मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया। नाउ ये आगे बोला है इन्होंने, प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड, जब भी किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो हमें उस ऑडिटर से एक रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती है, एक रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती है, साथ में एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा ये दो बातें। जब भी मैं किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर रही हूँ कि आप मेरी कंपनी के ऑडिटर बनना, आपको मेरे कंपनी का ऑडिट करना है, इन दैट केस मुझे उससे अपॉइंटमेंट से पहले मुझे उससे 2 चीजें लेनी पड़ेगी। क्या? एक तो रिटर्न कंसेंट और एक सर्टिफिकेट। रिटर्न कंसेंट का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी इच्छा से मेरे यहाँ पे ऑडिटर बन रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चीजें पढ़ी है आपने फाउंडेशन के अंदर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, 4 चीजें पढ़ी होगी ना, जहाँ पे एग्रीमेंट्स वॉइड, वॉइडेबल पढ़े होंगे सब, यस है ना। तो वो चीजें हम करके आपको यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, सिंपली आप अपनी इच्छा से ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका रिटर्न कंसेंट हम आपसे लेते हैं। नाउ सेकंड चीज, एक सर्टिफिकेट हम आपसे लेंगे। ये कौन ले रहा है? कंपनी ले रही है। किससे ले रही है? ऑडिटर से। रिटर्न कंसेंट प्लस सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा हुआ होगा वो हम अभी पढ़ेंगे। और if that appointment if made shall be in accordance with the conditions as may be shall be obtained from the auditor। हम 2 चीजें लेंगे, ये याद रखना है। क्या? हमें एक तो रिटर्न कंसेंट और एक सर्टिफिकेट लेना है। किससे? ऑडिटर से लेना है ना। उसमें क्या बातें लिखी हुई रहेगी ये हम पढ़ रहे हैं अभी। Provided also that certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided in section 141। section 141 हमने अभी नहीं पढ़ा है। अब इस सर्टिफिकेट में बातें क्या रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा ये देखिए, ये न्यू शेयर हुई है आपको, न्यू टैब। Yes, ma'am. The auditor appointed under Rule 3 shall submit a certificate that, क्या सर्टिफिकेट दे रहा है कि मैं CA एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं आपके यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट हो नहीं हो सकता, है ना। मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज कि एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हूँ। ओके, क्लियर? फर्स्ट चीज। नाउ
एक लिमिट होती है। क्या मैंने आपको बताया था कि एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अब से, क्योंकि हम कंपनी ऑडिट पे आ चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बाद में पढ़ेंगे, वो चैप्टर हमारा आ गया। एक सीए मैक्सिमम 20 कंपनी का कंपनी ऑडिट कर सकता है। तो वो यहाँ पे हमें लिख के देगा कि आपकी कंपनी का ऑडिट मेरी उस लिमिट के अंदर आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी 20 लिमिट्स कंप्लीट हो गई फिर भी मैं आपकी कंपनी का ऑडिट ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कर दिया तो हम लॉ का क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उनकी ऑडिट भी नहीं मानी जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं हम, क्योंकि कंपनी को क्या पता इसके पास कितनी ऑडिट्स है, तो हम उनसे ये सर्टिफिकेट लेते हैं। नाउ और क्या लिख करके वो देगा कि मेरे खिलाफ कोई भी प्रोफेशनल मैटर किसी भी कोर्ट के अंदर, मेरे खिलाफ या मेरी फर्म के खिलाफ किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोफेशनल मैटर है अगर चल रहा है, तो मैंने आपको उसकी सारी लिस्ट इस सर्टिफिकेट के अंदर लिख करके दे दी है। ठीक है, अगर कोई भी चीज मेरे खिलाफ प्रोफेशनल मैटर्स से रिलेटेड किसी भी कोर्ट के अंदर चल रही है, तो वो मैंने आपको इस सर्टिफिकेट के अंदर ट्रूली करेक्टली लिख करके दे दी है। ऐसा रिटर्न में वो लिख के देता है इस सर्टिफिकेट के अंदर। ये सारी चीजें क्यों लिख करके दे रहा है, ताकि कंपनी फ्यूचर में फॉल्ट में नहीं रहे, कि कभी भी उसको बोल दे कि भाई इसकी 20 कंपनी की ऑडिट हो चुकी थी, ठीक है, आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके पास में प्रूफ रहेगा कि जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है वो एज पर कंपनीज एक्ट हो रहा है। ठीक है, उनके पास में सेटिस्फैक्शन रहेगा, इसलिए ये हम क्या लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं। क्लियर सबको यहाँ तक? जब भी कोई भी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो वो ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेती है। सर्टिफिकेट के अंदर ऑडिटर को क्या लिख करके देना है, फर्स्ट चीज, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड चीज कि मेरी कंपनी, सिंपल लैंग्वेज में, मेरे पास में 20 कंपनीज का ऑडिट करने का राइट है, तो आपकी कंपनी का ऑडिट मेरे सीलिंग लिमिट्स के अंदर आ रहा है। थर्ड चीज, अगर मेरे खिलाफ कोई भी प्रोफेशनल मैटर्स से रिलेटेड कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो वो सारी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स मैं इस सर्टिफिकेट के अंदर आपको लिख करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें प्लस जो भी ये एक्ट के अकॉर्डिंग ही मेरा अपॉइंटमेंट हो रहा है। ये तो सिंपल सी बात है कि अपॉइंटमेंट मेरा एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये सारी बातें हम उस सर्टिफिकेट के अंदर लिख करके, उस सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करके, मतलब सीए सिग्नेचर करके किसको पकड़ाता है, कंपनी के मेंबर्स या ऑडिट कमेटी को वो पकड़ा देता है। क्लियर सबको? सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा हुआ होता है? यस मैम। नाउ यहाँ से पढ़ाने की नीड है क्या? नो मैम। Excuse me, ma'am. यस, Last वाली line है ना, the notice to registrar about appointment under code. ये अभी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ पढ़ा है कि सर्टिफिकेट में क्या लिख के देना है, तो सर्टिफिकेट में ये 4 बातें ही लिख के देनी है हमें। ठीक है, अब मैं आपको समझा रही हूँ कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अगर मुझे किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने कहा कि प्रोसेस क्या हुआ भाई, हमें एक तो सर्टिफिकेट लेना है, ये तो बात की बातें हैं। कब? जब हमारा ऑडिटर फाइनल हो जाएगा कि हमें इन 5 जनों में से मिस्टर एक्स को सेलेक्ट किया है, इसको हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है। जब फाइनल हो गया उसके बाद की बात थी कि हम उससे 2 चीजें लेंगे, रिटर्न कंसेंट और सर्टिफिकेट। उससे पहले किस तरीके से मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि भाई कौन से बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो उसका प्रोसेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नाउ ये प्रोसेस मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझा रही हूँ। जस्ट वेट, मैम ये नोट्स में गिवन नहीं है क्या? सब कुछ नोट्स में गिवन है। सब कुछ नोट्स में गिवन है, डोंट वरी।
नाउ ये नोटबुक खोला है मैंने, नोटबुक में मैंने आपको दिया है प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो पहले नॉर्मली समझिए कि एक अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज होती है ना। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अंदर भी अकॉर्डिंग टू स्मॉल साइज बिग साइज अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज होती है, ठीक है। तो नाउ कंपनीज एक्ट ने हमें एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 177, ठीक है, वो हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। सेक्शन 177 बोलता है कि कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज को ऑडिट कमिटी अपने कंपनी के अंदर मेंटेन करना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। वो कंपनीज कौन सी है, तो वहां पे कुछ प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स गिवन है। अभी हमें उन सब के बारे में नहीं सोचना है कि क्या लिमिट है, सिर्फ इतना समझना है कि कुछ कंपनीज होती है जहाँ पे ऑडिट कमेटी होगी और कुछ कंपनीज होती है जहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं होगी, ठीक है। कौन सी कंपनीज के अंदर ऑडिट कमेटी होगी, तो कोई सेक्शन है 177, वहां पे हमें लिमिट्स गिवन है, टर्नओवर बेसिस पे, लोन्स बेसिस पे, पेड अप कैपिटल बेसिस पे। अगर आपकी लिमिट, किसी कंपनी का लिमिट उससे ज्यादा जाता है तो वहां पे ऑडिट कमेटी बनाना है, ठीक है ना। ऑडिट कमेटी का मेन काम क्या होता है, जो भी ऑडिट से रिलेटेड बातें करनी है हमारी कंपनी के अंदर, ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर ने क्या काम किया, ऑडिटर काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें कौन जज करता है, ऑडिट कमेटी जज करती है, ठीक है। तो नाउ अब प्रोसेस क्या होता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, तो अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, आपके ऊपर सेक्शन 177 एप्लीकेबल होता है, आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, तो सबसे पहले ऑडिटर कौन होना चाहिए मेरी कंपनी का, अकॉर्डिंग टू द साइज नेचर ऑफ माय कंपनी, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं कौन सी फर्म को हायर करूं मेरे यहाँ पे, तो उनके नाम रिकमेंड करते हैं सबसे पहले कौन, ऑडिट कमेटी से। ऑडिट कमेटी ने 5 नाम ABCDE 5 नाम रिकमेंड किए। रिकमेंड का मतलब मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं कि ये 5 नाम है, इनमें से आप ऑडिटर अपॉइंट कर लो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक बंदा आपके यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, हमारी कंपनी में ये अपॉइंट होना चाहिए। नाउ हम ये नाम किसको रिकमेंड करते हैं, हम ये नाम रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन 5 नामों में से और शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं कि ये एक बंदा या ये 2 बंदे हमें एज अ ऑडिटर हमारे पोस्ट पे चाहिए, ठीक है। तो नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, नॉर्मली एक ही बंदा चूज करते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही बंदा वो लोग क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, किसमें से, जो ऑडिट कमेटी ने नाम रिकमेंड किए हैं उनमें से अप्रूवल कर दिया। उनको लगा कि यार इन 5 नामों से मिस्टर बी जो है वो सबसे ज्यादा परफेक्ट है हमारी कंपनी के लिए ऑडिटर बनने के लिए। नाउ शेयर होल्डर्स के सामने वो एक नाम जाता है कि हम इस बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, वो हर एक चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर उनको बता देते हैं शेयर होल्डर्स को, है ना। तो नाउ अपॉइंटमेंट, फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करता है, AGM के अंदर शेयर होल्डर्स ही अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स ही ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैडम मतलब शेयर होल्डर्स के पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको हटाने का। अगर आप लोगों का 50% से भी कम वोटिंग चला गया तो अब वो बंदा अपॉइंट हो ही नहीं सकता है। तो फाइनली अथॉरिटी तो किसके हाथ में, शेयर होल्डर्स के हाथ में ही है। बट हम ये चीज शेयर होल्डर्स पे नहीं छोड़ सकते ना कि आप ढूंढ करके लाओ हम किसको ऑडिटर, क्योंकि शेयर होल्डर्स कितने सारे होते हैं, कंपनी के पास का एक शेयर भी किसी एक बंदे के पास में है तो वो भी कंपनी का शेयर होल्डर है और हर एक शेयर होल्डर को AGM अटेंड करने का राइट है। तो अगर इस तरीके से सिस्टम बनाता कंपनीज एक्ट तो कितना ज्यादा आर्ग्यू हो जाता। इसलिए उन्होंने क्या बनाया है, सबसे पहले अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो नाम रिकमेंड कौन करेगा, ऑडिट कमेटी, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें से कोई एक बंदा सेलेक्ट कर लेंगे और वो बंदा चला जाएगा हमारा AGM में शेयर होल्डर्स के सामने, ठीक है, और उसका हमारा अपॉइंटमेंट हो जाएगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। केस 1 क्लियर सबको?
मैम शेयर होल्डर्स ने मतलब आपने बताया 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो उन्होंने वो दिया ही नहीं अपना कंसेंट 50% से ज्यादा, फिर क्या होगा? उसके बाद में अगेन दूसरा बंदा सेलेक्ट किया जाएगा, 5 नामों से दूसरा बंदा ले लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर्स के पास नहीं होगा वो फिर डिसीजन, फिर से उन्हीं के पास होगा, ऑडिट कमेटी के पास ही। हाँ, क्योंकि डिसीजन कभी भी हमने आपको दे दिया तो अगेन सारे शेयर होल्डर्स लड़ने लग जाएंगे ना। वो बोल देंगे कि भाई इस वाले बंदे को हमारे गांव के इस बंदे को ही हम तो बनाएंगे, तो कितना ज्यादा आर्ग्यू हो जाएगा। यस मैम। इसलिए ओके मैम। यस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल था इस चीज में, वो समझ नहीं आया। सबसे पहले ऑडिट कमेटी ने नाम रिकमेंड किए, 5 नाम रिकमेंड किए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन नाम को वापस से क्या करते हैं, रिकंसीडर करते हैं, ठीक है, कि क्या रियल में ये 5 नाम ही हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, उनमें से हमें एक बंदा सेलेक्ट करना है कि हम किस बंदे को हमारी कंपनी का ऑडिटर बनाना चाहते हैं। एक बंदा, 2 बंदे जरूरी नहीं है, एक बंदा या 2 बंदा आप उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो भी बंदे सेलेक्ट किए वो एजीएम के सामने वो लोग रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ऑडिट कमेटी शेयर होल्डर्स से नहीं मिलती है। शेयर होल्डर से मीटिंग कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ओके। ऑडिट कमेटी एक नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, कुछ वो बंदे यहाँ पे बैठे रहते हैं, ठीक है, और उनका काम सिर्फ ऑडिटर से कांटेक्ट करना है, शेयर होल्डर्स से कांटेक्ट करना उनका कोई काम नहीं है। तो इसलिए वो नाम रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें से एक नाम सेलेक्ट करते हैं और वो रखते हैं शेयर होल्डर के सामने, और फाइनल अप्रूवल कौन देता है कि हमें इस बंदे को ऑडिटर बनाना है या नहीं बनाना है, उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स एजीएम में अपॉइंटमेंट करते हैं। पर फर्स्ट शेयर होल्डर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है। ये अपन सब्सीक्वेंट के लिए बात कर रहे हैं ना, आपने अभी अपन ने पढ़ा था, जो मैं आपको वापस से शेयर करती हूँ। वेट, ये सारी चीजें हम सब्सीक्वेंट के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, देखिए एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एजीएम, मैंने जो सेक्शन पढ़ा है अभी वो क्या है, फर्स्ट एजीएम के अंदर जो बंदा अपॉइंट हो रहा है, तो फर्स्ट एजीएम के अंदर तो सब्सीक्वेंट ही ऑडिटर अपॉइंट होता है ना। यस मैम। क्लियर सबको ये डाउट? ये जो भी प्रोसेस सब्सिक्वेंट वो फर्स्ट तो हट जाता है, फिर न्यू को अपॉइंट करता है। हाँ, सेकंड नंबर वाला अपॉइंट होता है ना फर्स्ट एजीएम के अंदर। तो ये हाँ, सारा प्रोसेस हम सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। मैम यस मैम, ऑडिट कमेटी में होते कौन लोग हैं, मतलब क्या करते हैं वो लोग? ऑडिट कमेटी के अंदर हम ये सेक्शन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इसमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई एक पार्ट होता है ऑडिट कमेटी के अंदर, ठीक है। कोई चेयरमैन होता है इसके अंदर, तो वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे कि इसके मेंबर्स कौन होते हैं, ओके। नाउ सेकंड केस, अब देखिए आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। अब जरूरी तो नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके रिकमेंडेशन से हमेशा अग्री हो जाए, ये जरूरी तो नहीं है। आपने मुझे 2 नाम दिए ऑडिट कमेटी ने, नाउ मेरे पास में कुछ रीजंस है इन 2 फर्म से रिलेटेड कि मैं इनको मेरे यहाँ पे अपॉइंट नहीं करना चाहती। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ऑडिट कमेटी ने नाम रिकमेंड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नाम रिजेक्ट कर दिया। ना रिजेक्ट जब वो कर रहे हैं तो उनको रीजंस देने पड़ेंगे कि आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं इन नामों को, ठीक है। रिजेक्शन के रीजंस के साथ में वो वापस से ऑडिट कमेटी को लेटर भेजते हैं कि आप इन ऑडिटर्स के नामों को वापस से क्या करो, रिकंसीडर करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रीजंस है कि हम क्या करना हम इन बंदों को अपॉइंट नहीं करना चाहते। नाउ ऑडिट कमेटी वापस से क्या करेगी, रिकंसीडर करती है इन नेम्स को। अब अगेन 2 सिचुएशन हो सकती है कि ऑडिट कमेटी चाहे कि भाई रिकंसीडर कर रहे हैं, तब उनको लग रहा है कि यस
हमने पहले गलत सजेशन दे दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकदम सही बोल रहे हैं, ये रीजंस जेन्युइन है, तो अब वो क्या करेंगे, न्यू नाम सेलेक्ट करेंगे, न्यू नाम सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में नाम जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी एक बंदे को सेलेक्ट कर लेगा और देन शेयर होल्डर्स एजीएम में उसे अपॉइंट कर देंगे। आगे का प्रोसेस तो सिंपल सा है। अब क्या हो सकता है, अगर ऑडिट कमेटी कहे कि नहीं तुम्हारे रीजन सही नहीं है, अगर ऑडिट कमेटी को लग रहा है कि यस तुम्हारे रीजन सही है, तो वो वापस से अपना फैसला क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, दूसरे लोगों का नाम आपको कंसीडर करके दे देगी। बट ऑडिट कमेटी बोल रही है कि भाई मेरे पास में मेरे अकॉर्डिंग आपके रीजंस जेन्युइन नहीं है, ठीक है, अब मैं तो यही नाम रखना चाहती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो वापस से सेम नेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजेगी विथ रीजंस कि हमें जेन्युइन रीजंस आपके नहीं लग रहे, इन सारी चीजों के साथ में वो सेंड कर देगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस लेटर को पढ़ेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर मान गए कि ठीक है आपके रीजंस आपने जो रिकंसीडर किया वो सब कुछ ओके, तो उन्हीं नामों में से सेलेक्ट करके एजीएम में रख देंगे। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं नहीं, अभी हम तो अब भी नहीं मानेंगे, हमारे हिसाब से ये बंदा ऑडिटर अपॉइंट होना ही नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, अब पावर दी है कंपनीज एक्ट ने किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही नाम सजेस्ट करेंगे किसको, शेयर होल्डर्स को। तो अब ये जो बात है कि भाई ऑडिट कमेटी ने किसी और नाम सेलेक्ट किए और हम आपके सामने कोई और नाम रख रहे हैं, ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड रिपोर्ट के अंदर शो करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमने ऑडिट कमेटी का कहना नहीं माना है। ये बात आपको शेयर होल्डर्स को भी बतानी पड़ेगी बोर्ड रिपोर्ट बना करके, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? अब सिचुएशंस मैं पूछती हूँ आपसे, आप जवाब देना। सबसे पहले हाँ मैम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मतलब बोर्ड रिपोर्ट में भेजेंगे ऑडिट कमेटी को अपने रिजेक्शन कि हम इसलिए नहीं, वो बोर्ड रिपोर्ट में नहीं भेजेंगे, वो नॉर्मल लेटर में भेजेंगे। बोर्ड रिपोर्ट में तो हाँ, बोर्ड रिपोर्ट में तो ये लिख करके देंगे कि हमने बोर्ड ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं माना है और हमने हमारे हिसाब से नाम सजेस्ट करके शेयर होल्डर्स को दिए हैं, ठीक है, जब वो थर्ड सिचुएशन होगी तब। अच्छा, अब मैं आपसे सारे केसेस पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे। अगर ऑडिट कमेटी ने, सबसे पहले आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी सबसे पहले क्या करेगी, नेम सजेस्ट करेगी, रिकमेंड करेगी, किसको करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन नेम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स एजीएम में शेयर होल्डर्स को बताएंगे, शेयर होल्डर्स के सामने वो नाम रखेंगे और शेयर होल्डर्स उनमें से किसी एक बंदे को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर देंगे। ओके, नाउ नाम रिकमेंड किए ऑडिट कमेटी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उससे अग्री नहीं करता है, तो अब क्या होगा, वो लोग बताएंगे ऑडिट कमेटी को क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्यों, क्या रीजन है, किस चक्कर में आप लोग ना। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रीजंस दिए वापस से ऑडिट कमेटी को कि भाई इन रीजंस की वजह से हम ऑडिटर सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आप दूसरे नाम सेलेक्ट करके भेजो। नाउ अब मैं आती हूँ कि ऑडिट कमेटी ने कहा कि नाम ठीक है, रिकंसीडर हो जाने चाहिए, तो अब क्या होगा, वो रिकंसिडर करके वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देंगे। हाँ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें से एक्सेप्ट करके शेयर होल्डर्स को दे देंगे, है ना। नाउ थर्ड सिचुएशन, अगर ऑडिट कमेटी कहती है कि मैं तुम्हारे रीजंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो यही बंदे ऑडिटर बनने चाहिए, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, खुद अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ खुद अपने आप सेलेक्ट कर देंगे और बोर्ड रिपोर्ट में पूरा लिख के बता देंगे ऑडिट कमेटी को कि क्या मतलब वो ऑडिट कमेटी को नहीं, ऑडिट कमेटी को नहीं बताना है, ऑडिट कमेटी को तो पहले ही पता चल गया कि हमारी चीज नहीं मानी गई। शेयर होल्डर्स को बताएंगे, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर उन्हें एक पॉइंट डालना पड़ेगा कि जो रिकमेंडेशंस ऑडिट कमेटी ने दिए थे वो हमने इन रीजंस की वजह से नहीं माने हैं और खुद के बेसिस पे ऑडिटर्स आप लोगों को सजेस्ट
कर रहे हैं, ठीक है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सजेशंस में से एजीएम में अपॉइंटमेंट हो जाएगा। क्लियर सबको तीनों सिचुएशंस? यस मैम। अच्छा, अब अगर मान लो ऑडिट कमेटी है ही नहीं आपके यहाँ पे, तो ऑडिट कमेटी को भूल जाओ। नाम कौन रिकमेंड कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अपॉइंट Board कौन of कर देगा? Director। शेयर होल्डर। क्लियर? प्रोसेस सबको क्लियर? तो ये प्रोसेस हमें कंपनीज एक्ट ने दिया है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ये प्रोसेस केवल सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स के लिए है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की सब